हिंदी में काव्य की व्याख्या आएगी और गद्य की व्याख्या आएगी, है ना। तो जो गद्य की व्याख्या होती है यानी कि प्रोज वाले पोर्शन की, है ना, उसमें क्या करते हैं, उसमें पाठ का नाम लिखते हैं और लेखक का नाम। लेकिन जो काव्य की व्याख्या आएगी, काव्य को पद कहते हैं, है ना। काव्य की व्याख्या जो आएगी वो यानी पद की व्याख्या, उसमें आप जब संदर्भ लिखेंगे तो पाठ का नाम लिखेंगे और यहाँ पे कवि लिखेंगे, ठीक है। लेकिन गद्य वाली में यहाँ पे लेखक लिखते हैं, ठीक। एक चीज़, अब ये इसमें हम ट्रिक बताने जा रहे हैं कैसे जो है आप सारे लेखक और उनके सारे राइटर, सॉरी जो सारे कवि हैं और उनकी जिस जिस जो जो कंटेंट लिख के आएगा, तो क्या आप कैसे समझेंगे कि ये इस लेखक की या इस कवि की लिखी हुई चीज़ है ना। और संदर्भ में लिखते हैं ना, पाठ का नाम लिखना होता है और कवि का नाम लिखना होता है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। इतनी ज़्यादा व्याख्याएं कैसे याद रखें कि किस कवि का कौन सा कंटेंट है, कौन सी पंक्तियां किस कवि ने लिखी हैं, सूरदास ने लिखी हैं या किसने। तो हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा, विद प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है। जैसे आपको पहले दो कॉम्बिनेशन हर चीज़ के याद रखने हैं, हर चीज़ के दो कॉम्बिनेशन याद रखने हैं कि किस पाठ का नाम और उसके कवि का नाम। जैसे काव्य के लिए पहले तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को याद रखिए कि पाठ का नाम पद है, उसको किसने लिखा है, सूरदास ने। अच्छा, इसमें ज़्यादातर सूरदास श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आपने याद कर लिया कि पाठ का नाम पद होगा और उसके कवि कौन होंगे, सूरदास। अब ट्रिक देखिए, जो भी जितना भी लिखा होगा आप क्या है उसमें क्या पहचानेंगे कि उस जो इनकी जो पंक्तियाँ होंगी उसमें सूरदास या सूर शब्द कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा होगा। तो आप समझ जाएंगे भाई ये इसमें इसके पाठ का नाम पद है और जो है सूरदास के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए हम प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं। अगर आप विद्या में पेज नंबर 30 पे देखेंगे तो आपको जैसे चरण कमल वाली है, देखिए इसमें सूरदास साफ साफ लिख रहा है, लिखा दिख रहा है। तो आप संदर्भ में क्या लिखेंगे कि भाई ये इतना बड़ा संदर्भ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसे संदर्भ लिख सकते हैं जैसे हमने बताया, पाठ का नाम और कवि का नाम, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के से ली गई है ना। हाँ, बेटर है कि सूरसागर नामक ग्रंथ लिख दें और बाद में लिखें पद शीर्षक से ली गई है, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लिख देंगे, पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे तो ज़्यादा सही है, जल्दी में हो जाएगा, भाई टीचर इतना पढ़ता नहीं है, ठीक। फिर आप प्रसंग में श्री कृष्ण का नाम कहीं ना कहीं से फिट कर दिएगा, जो भी प्रसंग इसमें। अच्छा, ये संदर्भ को इंग्लिश में रेफरेंस को कहते हैं और प्रसंग को कॉन्टेक्स्ट कहते हैं और व्याख्या को इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कहते हैं। RTC रेफरेंस, है ना, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ठीक है, RCE भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपका ये आप कर लेंगे, श्री सूरदास, समझ में आ गई बात। अब देखिए इसमें सूरदास लिखा है साफ साफ। अब आप देखिए दूसरी, अगर हम देखें पेज नंबर 30 पे, अगर आप फिर से नीचे वाले देखेंगे, जैसे उधो मोही अगर याली आ जाती है तो आपको देखिए सूरदास लिखा दिख रहा है, तो भी फिर आप समझ जाएंगे कि ये सूरदास की है, उसके लेखक कवि का नाम आपको बदल गया और पाठ का नाम पद शीर्षक लिख दिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उधो मन न भय 10-20 वाले में देखिए फिर सूर लिखा दिख रहा है, पूरा पढ़ेंगे आपको ये सूर लिखा दिख जाएगा, सूरदास नहीं तो सूर दिख जाएगा। फिर आप कहेंगे ये संदर्भ इसका वही है, संदर्भ तो लिखना ही होगा वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये देखेंगे निर्गुण कौन देश को बासी, फिर इसमें देखिए सूर लिखा दिख रहा है, यानी कि सूरदास की है, पाठ का नाम आपको पता ही है, पद शीर्षक। ये ट्रिक आई होप आपके समझ में आ गई होगी कि पद शीर्षक से ली गई है और उसके कवि का नाम सूरदास है और प्रसंग में श्री कृष्ण कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी ये इससे मिले या ये होता है, ये सब पुट कर दिया कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पाठ का नाम धनुष भंग, ये और इनका कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है कि पाठ का नाम धनुष भंग है, धनुष भंग के कवि कौन है, तुलसीदास। पाठ का नाम धनुष भंग है और उसके कवि कौन है, श्री तुलसीदास जी, ठीक। अब आप ट्रिक देखिए, क्या लाइनों में क्या लिखा देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये इस पाठ से ले गया है। देखिए ज़्यादातर कई जगह पे आपको रघुभर या रघुवीर, है ना, तुलसीदास, तुलसी ये शब्द लिखे मिल जाएंगे, तुलसी से याद ही रहेगा तुलसीदास, ये तो पक्का हो गया। रघुबर ये शब्द याद रखिएगा, रघुभर, रघुवीर, है ना, रघु खाली, रानी, है ना, ये शब्द सब सारे किसके हैं, तुलसीदास के हैं, धनुष भंग चैप्टर के। और मंत्र भी लिखा दिख सकता है, मंत्र वाला भी इंपॉर्टेंट है, कुसुम भी लिखा दिख सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद कर लिएगा। और रघुवीर याद रखिएगा, ये चैप्टर वन पद पर लिखेंगे, इसका शीर्षक वन पद पर, ठीक है, तो इससे याद रहेगा। और ये जब ये रघुबर और रघु लिख के आएगा तो धनुष भंग ही लिखिएगा। तुलसीदास ने और भी लिखे ना, धनुष भंग भी लिखा और ये वन पद पर भी लिखा है, तो वन पद पर वाले रघुवीर हो गए और रघुबर धनुष भंग वाले हो गए। कुसुम कारण कुसुम वाला भी आ सकता है, ठीक है। और आपको ट्रिक दिखा रहे हैं प्रूफ के साथ। अब देखिए रघुबर लिखा दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे धनुष भंग, पाठ का नाम धनुष भंग हो गया और लेखक कवि तुलसीदास हो गए। फिर अगर नीचे आएंगे मंत्र, देखिए मंत्र वाला जो हमने ट्रिक बताई, मंत्र लिखा होगा, मंत्र पाठ का नाम
भाई वही हो गया जो अभी बताया, ठीक है, धनुष भंग और कवि तुलसीदास। उसके बाद देखिए कुसुम, अगर कुसुम कुसुम यानी फूल होता है, इसे याद रख सकते हैं, तो ये भी तुलसीदास का। फिर देखिए रघु लिखा दिख रहा है, रघु से फिर आप समझ जाएंगे कि धनुष भंग पाठ का नाम और कवि का नाम तुलसीदास, ठीक है। उसके बाद यहीं रघुबीर लिखा दिखे है ना, रघुबीर का आपको याद रखना है कि संदर्भ में इसमें तुलसीदास, कवि तो तुलसीदास है, लेकिन ये आपको वन पद पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम पाठ का नाम वन पद पर लिखना पड़ेगा। बताया रानी अगर कहीं लिखा दिख जाए तो भी ये तुलसीदास का है, ठीक है, पाठ का नाम वन पद पर लिखेंगे। फिर आपको देखिए तुलसी ही लिखा दिख जाएगा, तुलसी से समझ ही जाएंगे कि तुलसीदास का है और वन पद पर, ठीक है। तो कुल मिला के तुलसीदास के लिए ये सारे ट्रिक्स हैं, आपको याद रखना है, और सूरदास के लिए आपको ये सारे ट्रिक्स याद रखना है। अच्छा, सूरदास का जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार भी। उसके बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन याद रखिए कि सवैया रसखान, सा रस सवैया रसखान, ऐसे याद रख लीजिए, सा रस सवैया रसखान। सवैया किसने लिखा है? रसखान, रसखान कवि है। और ये ट्रिक है, रसखानी लिखा होगा ज़्यादातर पंक्तियों में, लाइनों में रसखानी लिखा होगा। अब देखिए रसखानी लिखा दिख रहा है, संदर्भ में आप लिखेंगे कि रसखान इसके कवि हैं और सवैया इसका शीर्षक है, ठीक है, सवैया पाठ से लिया। धुरी भरे आती है रसखानी, देखिए सर्कल दिख रहा है रसखानी। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला भक्ति देख सकते हैं, भक्ति किसका है? बिहारी दास का, बिहारी का, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन याद रखिए, भक्ति बिहारी, ठीक है। तो इसकी ट्रिक तो बड़ी आसान है, या तो जा दिखेगा आपको या तो जौ दिखेगा, या तो जा दिखेगा या तो जौ दिखेगा, पूरे इनके लाइनों में पंक्तियों में जा जाओ, अभी दिखा रहे हैं कैसे, आप समझ जाएंगे कि पाठ का नाम भक्ति हो गया, बिहारी इसके कवि हो गए। अब देखिए ज्यों ज्यों जा दिख रहा है ना, ज्यों ज्यों ऐसे समझ जाएंगे कि ये किसका? बिहारी का है और भक्ति पाठ से लिया गया है। और इसमें देखिए जा जगतु जनायो, जिही जा 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 बहुत दिख रहा है, ज्यों, ठीक है, आप समझ जाएंगे कि ये किसका है? बिहारी का है, भक्ति। फिर देखिए जप माला वाला देखिए जा, है ना, फिर आप समझ जाएंगे बिहारी का है ये। फिर आप देखिए नर की अरु वाली जेतो जा दिख गया आपको, ठीक है, फिर आप समझ जाएंगे बिहारी। फिर आप देखिए सरो जू जू जा जू सब दिख रहा है ना, तो आप समझ जाएंगे कि बिहारी का है, जू जा जी जी। फिर देखिए जौ चाहत चटक राजसू जौ चना, से याद रख सकते हैं, ये सब इन्हीं का है, बिहारी जी का। फिर देखिए बुराई जौ, फिर जौ आ गया हर जगह जौ, ये सब बिहारी का है, जौ या ज्यों शब्द लिखेगा। उसके बाद देखिए पाठ का, फिर देखिए हिमालय से, ये पाठ का नाम है और महादेवी वर्मा ने लिखा है, ये हिमालय से। और इसकी ट्रिक क्या है? नभ लिखा होगा, ये देखिए नभ में गर्वित झुकता ना शीश, है ना, और उसमें छार लिखा दिखेगा ना, नभ याद रखिएगा। तो ये महादेवी वर्मा का है, हिमालय से, ठीक है। इस बार अब देखिए इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें लग रहा है, ये स्वदेश प्रेम इस बार 2022 यूपी बोर्ड में आ सकता है, उसके बाद भी अगर इस बार नहीं आया तो अगली बार आ सकता है, ये है ना। तो पाठ का नाम है स्वदेश प्रेम और इसके कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। इन दोनों कॉम्बिनेशन याद रखिए, इसकी व्याख्या आ सकती है। अभी इसके बाद एक और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो इसकी आएगी या तो जो है सूरदास की या तुलसीदास, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट इस बार हमें यही लग रही है। हो सकता आए ना भी आए, कोई नहीं, चारों पेपर में किसी एक पेपर में 100% आ सकती है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक देखिए, इसकी टीम में आखिरी में कर लगा होगा, स्वदेश प्रेम वाले की आखिरी में क्या लगा होगा? लाइनों में कहीं ना कहीं कर लगा होगा, ठीक है। अब देखिए कर वालों ने देखिए दिवाकर, उठाकर, निशाकर, ये सब लिखा होगा, तो ये आप समझ जाएंगे नाम रमेश त्रिपाठी हैं और इनका पाठ का नाम स्वदेश प्रेम है, ठीक है। देखिए ना, सागर निछाती पर जिनके ओत प्रोत उठाकर, है ना, और देखिए आखिरी में कर लिखा दिख रहा है ना, समझ जाएंगे आप किसकी है। फिर देखिए नहाकर, बहाकर, आप समझ जाएंगे ये किसकी है? नाम नरेश त्रिपाठी की है और स्वदेश प्रेम पाठ का। और क्योंकि जो है स्वदेश प्रेम ही नाम है चैप्टर का, तो स्वदेश प्रेम भी लिखा हो सकता है। देखिए इसमें कर नहीं लिखा है, तो इसमें देखिए सच्चा प्रेम लिख दिया है, स्वदेश प्रेम की जगह सच्चा प्रेम, है ना, तो देश से सच्चा प्रेम नहीं है ना, तो ये समझ जाएंगे आप, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम चैप्टर का नाम है। उसके बाद देखिए ये हमें इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, इस बार आ सकती है। पाठ का नाम याद रख लिए, झांसी की रानी की समाधि पर, यानी कि झांसी की रानी की समाधि यानी कब्र पर। और कवियत्री, यहाँ पे कवि नहीं लिखेंगे, कवियत्री लिखेंगे। लेडीज जो होती हैं वो कवियत्री होती है, जैसे महादेवी वर्मा कवियत्री थी और ये कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी जीवनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा है, इनकी क्या ट्रिक है? पहले तो कॉम्बिनेशन याद रखिए, ये पाठ का नाम है, ये कवियत्री का नाम है, ठीक है, झांसी की रानी की समाधि पर कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखिए इनकी कोई ट्रिक हम नहीं बता रहे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इस बार आ सकती है। ये देखिए यहीं कहीं पर बिखर गई भाग्य भग्न विजय माला सी, उसके फूल वंचित हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकती है बोर्ड में, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ लिए। इसमें संदर्भ आप लिखेंगे, मतलब कवियत्री ये हो गई और
झांसी की रानी की समाधि पर चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है। अच्छा, ये लेखक अगर वो गद्य में होता कुछ इस तरह का, तो जैसे इसमें कवियत्री लिख रहे हैं, है ना, तो उसमें लेखक होता है और लेखिका हो जाता है। लेडीज को क्या कहते हैं, लेखिका, और कवि का यहाँ पे लेडीज क्या हो जाती है, कवियत्री, ठीक है। व्याख्या जो है पेज नंबर 38 विद्या में है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, पढ़ लीजिएगा ये पूरी, ठीक है, सही से। एक श्याम नारायण पांडे जी का भी है, इसमें मेवाड़ केसरी ये लफ्ज़ याद रखिएगा। तो ये किसकी है, हल्दी घाटी चैप्टर का नाम है, और श्याम नारायण पांडे जी इसके देखेंगे ये संदर्भ के पास। व्याख्या में आप इसको पढ़ा करिए, कोई भी आए व्याख्या कैसे लिखेंगे उसको पढ़ने पे आपको क्या समझ में आ रहा है, को हिंदी पढ़ने पे क्या उस तरह के समझ में आ रहा है वो आप अपने शब्दों में लिखा करिए, लेकिन एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा तो लिखना आसान रहेगा। तो ये जो व्याख्या होती है इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो करते हैं, लेकिन आखिरी में आप लोग काव्य सौंदर्य जरूर क्या करिए, वरना नंबर कट जाएंगे। काव्य सौंदर्य में मतलब जैसे भाषा उनकी कैसी है, रस कौन सा यूज़ किया है, शैली कैसी है ना, इसमें 2-3 लिख दी जरूर दिएगा, नंबर कट जाएंगे। हर व्याख्या में लिखिएगा काव्य सौंदर्य काव्य पोर्शन में, है ना, गद्य में दूसरी चीज़ होती है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।